हेलो गाइस, आज समझते हैं हम रॉ का काम करने का तरीका कैसा होता है और स्पाई बेसिकली कैसे देश भर में कैसे उन्होंने अपनी यूनिटी एक खड़ी करी है। तो इसके बारे में हम विस्तरित जानकारी लेंगे लकी बिस्ट जी से, जो हमारे ही उत्तराखंड के हैं। जानते हैं कि एक देश अपने स्पाई को कैसे ग्रो करता है। क्या है जासूसी की अंधेरी दुनिया, जहां ना कोई नाम होता है ना पता। अगर कुछ है तो सिर्फ मिशन। कौन है ये लोग जो अदृश्य परछाई की तरह आते हैं, ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। RNW, CIA, मोसाद महज एक नाम नहीं है, ये वो गुप्त शक्तियां हैं जो किसी भी देश का इतिहास बदल सकता है। एक आम इंसान इनके बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि एजेंसियां कैसे काम करती हैं, इनके मिशंस क्या हैं, इनकी रणनीतियां क्या हैं? आज के वीडियो में हम इनकी धुन से भी खतरनाक, खौफनाक इतिहास को जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीक्रेट सर्विस दुनिया की कैसे काम करती है, चाहे वो RNW हो, CIA हो, मोसाद हो, MSS हो, FSB हो, MI6 हो। सबका काम करने का तरीका एक ही है, पर मिशन अलग अलग। हम इनके हर स्ट्रक्चर को जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा। अगर इतिहास को जानोगे तो आज के सीक्रेट सर्विस को समझ पाओगे और भविष्य में वो क्या करने वाले हैं उन पर भी विचार करोगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं रामायण पर। अगर रामायण के अंदर मैं बोलूं कि हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े स्पाई थे। जब भगवान राम माता सीता को खोजने गए थे तो उन्होंने हनुमान जी को लंका भेजा और हनुमान जी लंका के अंदर गए और पूरे लंका को एनालाइज किया कि रावण की सेना में कौन पावरफुल लीडर है, कौन उनके बड़े योद्धा हैं, रावण की कमजोरी क्या है। तो हम ये बोलो कि उस टाइम के हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े स्पाई थे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेम महाभारत में भी। महाभारत जैसे आप सबको पता है, कौरव और पांडव। जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला था तो कौरवों ने एक चाल चली पांडवों को लक्ष्य ग्रह में मरवाने की। कौरवों के सलाहकार विदुर, जैसे आज के टाइम के NSA चीफ समझ लो आप, डोभाल साहब, तो विदुर के स्पाई उनको बताते हैं कि पांडवों को लक्ष्य ग्रह में मरवाने वाले हैं। और ये बात विदुर किसको बताते हैं? भीष्म पितामह को। सपोज करो आज के टाइम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो जैसे भीष्म पितामह को ये बात पता चलती है तो भीष्म पितामह भी क्या करते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से अपने स्पाई भेजते हैं किसके पास? पांडवों के पास। और पांडवों को बोलते हैं कि तुम्हें लक्ष्य ग्रह में मरवाने वाले हैं कौन? कौरव। अगर हम आज CIA, मोसाद, RNW, ISI की बात करें तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कम से कम लगभग 2347 साल पहले हिंदुस्तान की इसी धरती में एक आदमी ने एक ऐसी सीक्रेट सर्विस बनाई जिसने ना कभी कोई तलवार उठाया ना धनुष, बस एक राजा को हटा के दूसरा राजा बदल दिया। आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं आचार्य चाणक्य की। चाणक्य ने क्या किया? नंद वंश को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कर दिया? साम्राज्य में बैठा दिया। सेम चाणक्य का काम करने का तरीका क्या था? अपने स्पाई दुश्मन राजा के सेना में भेजते थे, वहां की हर इंफॉर्मेशन चाणक्य के पास आती थी। और सेम चाणक्य को पहले ही पता चलता था कि उनका दुश्मन या जो भी विद्रोही राजा है वो क्या करने वाला है। वो उसके लिए पहले से क्या करते थे? एक काउंटर प्लान तैयार करके रखते। हम इतिहास के और थोड़ा सा नजदीक आते हैं। सन 1569 के अंदर यहाँ पर ब्रिटेन की धरती में पहला सीक्रेट सर्विस बनता है जिसका नाम था एलिजाबेथ सीक्रेट सर्विस। उन्होंने अपनी रानी एलिजाबेथ की सेफ्टी के लिए इस सीक्रेट सर्विस को बनाया। इनका सिर्फ एक ही काम था, अपनी रानी की हिफाजत करना। तो ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस के जो भी स्पाई थे वो दुनिया के अलग अलग देशों में गए और वो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ब्रिटेन को देते थे कि एलिजाबेथ को किस देश से खतरा है या उनकी महारानी के बारे में कौन गलत सोचता है। और थोड़ा नजदीक आते हैं, 1609 अंग्रेज हिंदुस्तान की धरती में आते हैं और व्यापार के साथ साथ अंग्रेजों का एक ही मकसद था, हिंदुस्तान को गुलाम करना। लेकिन ये इतनी जल्दी संभव नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान को एक व्यापार के तौर पर कवर करना शुरू किया। एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाना शुरू किया। यह अंग्रेजों के हिसाब से हर प्लानिंग सही चल रही थी। और धीरे धीरे क्या हुआ? टाइम आता है 1835 और यहां पर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश के अंग्रेज धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गए। अंग्रेजों का पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन अंग्रेज कहाँ गायब हो रहे हैं, ना उनकी डेड बॉडी मिल रही थी ना कुछ। तो अंग्रेजों ने एनालाइज किया यार हमारे सारे अंग्रेज ऑफिसर कहाँ गायब हो रहे हैं। तो अंग्रेजों ने देखा कि MP के अंदर ये लोग गायब होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे अंग्रेजों को ये पता चला कि जो MP के जो डकैत हैं
और वहां पर रहते हैं, तो अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब अंग्रेजों को लगा यार कि नहीं, हमें किसी भी कीमत में इन डकैतों को खत्म करना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में पहली बार 1935 के अंदर एक सीक्रेट सर्विस बनाई जिसका नाम था ठगी ऑफ डकैती डिपार्टमेंट। और यह हिंदुस्तान की धरती में पहली सीक्रेट सर्विस था। इसका एक ही काम था कि किसी भी कीमत में बहराम नाम के ठग को पकड़ना। और अंग्रेजों ने क्या किया, अपने हर स्पाई को डकैतों के साथ मिलाना शुरू किया। और बहुत जल्दी 1940 के अंदर अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। ठग बहराम अंग्रेजों के हाथ लग गया और 1940 के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया, ठग बहराम को फांसी की सजा दे दी। अब आपको लग रहा होगा यार कि मैं ठग बहराम को इतना क्यों बता रहा हूं, इसमें ऐसा क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि ये अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने 931 हत्याएं करी थी अंग्रेजों की। और आपको शॉकिंग होगा कि 125 हत्याएं इसने सिर्फ एक येलो कलर के रुमाल से करी थी। और आपको पता है कि जब अंग्रेजों ने इसको फांसी में लगाया, उस येलो कलर के रुमाल को आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है। और अंग्रेजों को यहां समझ में आ गया कि नहीं यार, अगर हिंदुस्तान के अंदर राज करना है तो उन्हें अपने जासूस या स्पाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाने पड़ेंगे, तभी वो हिंदुस्तान को लगातार गुलाम रख सकते हैं। नहीं तो उन्हें लग गया था कि कहीं ना कहीं ये विद्रोह उठेगा। और अंग्रेज बिल्कुल सही थे और 1857 का विद्रोह हुआ जिसके बारे में अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं था। इस विद्रोह में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को कहूं या ईस्ट इंडिया कंपनी को कहूं, हिला के रख दिया। और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ऐसा विद्रोह दोबारा हिंदुस्तान में हो। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। तो 2 साल के बाद 23 दिसंबर 1887 को अंग्रेजों ने एक सीक्रेट सर्विस की स्थापना करी जिसका नाम था CID, द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का एक ही काम था, हर कांग्रेस की एक्टिविटी पर नजर रखना, हर उस इंफॉर्मेशन को ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाना जिससे अंग्रेजों के साम्राज्य में थोड़ा सा भी खतरा आ सकता है। और ये धीरे धीरे CID के लोग क्या हुए, पूरे हिंदुस्तान में फैलते गए। सिर्फ ये कांग्रेस तक सीमित नहीं थे, जितने भी हमारे क्रांतिकारी लोग थे, चाहे आप बोलो कि चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये हर उन क्रांतिकारियों की इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को देने लगे। और अंग्रेजों ने क्या किया कि जैसे जैसे उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती, उन्होंने हर क्रांतिकारी को मारना शुरू किया। और अंग्रेजों को समझ में आ गया, अगर हिंदुस्तान में राज करना है तो इंफॉर्मेशन से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। और तभी दिन आता है 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग, जहां अंग्रेजों ने निहत्थे हिंदुस्तानियों के ऊपर गोलियां चलाई। और इसमें 350 से लेकर 1500 निर्दोष सिख या हम बोले हिंदुस्तानी वो मारे गए। अंग्रेजों ने 1 साल के बाद CID उसको IB में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल आपने सही समझा। 1920 में हिंदुस्तान में IB का गठन हुआ। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत होती है और अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि बहुत जल्दी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम कर रहे हिंदुस्तानी एक बड़ा विद्रोह कर सकते हैं या उनकी आर्मी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और तभी अंग्रेज एक नई इंटेलिजेंस विंग की स्थापना करते हैं और दिन आता है 15 अगस्त 1947 का, जहां हिंदुस्तान आजाद हो जाता है। हिंदुस्तान भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और हिंदुस्तान की सीक्रेट सर्विस भी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। पाकिस्तान को MI दी जाती है और इंडिया के पास रहती है IB। अब हम बात करते हैं आज एजेंसीज के बारे में। तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं देख रहा था यार, ये दुनिया का हर मुल्क देख रहा था। सबको पता चल गया था कि इस दुनिया में इंफॉर्मेशन से महंगी चीज कुछ भी नहीं है। दुनिया के अंदर सुपर पावर बनना है तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी तभी आप दुश्मन को मार पाओगे। जब तक आप दुश्मन को नहीं जानोगे, आप दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो सबसे पहले ब्रिटेन की धरती में ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस बनती है 1919 में, जिसको हम आज MI6 के नाम से जानते हैं। अगर इस सीक्रेट सर्विस के ऑपरेशंस की बात करूं, सिर्फ इसका एक ही काम करने का तरीका है, लोगों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो और आपस में ही उनको लड़ाओ। प्रॉक्सी वॉर, छोटे छोटे डिवाइड एंड रूल्स आज भी जो MI5 जो फॉलो करती है, उनका काम करने का तरीका है सेम जो हमारे आचार्य चाणक्य करते थे। आपस में ही क्या करवाना, लड़वाना और अपना साइलेंट गेम खेलना। भाई यहाँ ब्रिटेन ने अपनी सीक्रेट सर्विस बनाई तो आपको क्या लगता है अमेरिका कैसे पीछे रह सकता था? अमेरिका को समझ में आ गया कि अगर दुनिया में राज करना है, सुपर पावर बनना है, पूरी दुनिया अगर अमेरिका के हिसाब से चले तो उन्हें एक एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस की जरूरत पड़ेगी। तो
सितंबर 1947 को अमेरिका ने अपनी पहली एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस बनाई जिसका नाम था CIA। आज आपको पता ही है CIA की पावर। CIA का काम करने का तरीका सिर्फ भ्रम फैलाओ, दुनिया की गवर्नमेंट्स को गिराओ, दुनिया को अपने हिसाब से चलाओ। अगर आप बोलो कि CIA का बेस्ट ऑपरेशन, वैसे तो CIA ने हजारों ऑपरेशंस करे, लेकिन अगर मैं बोलूं तो बिन लादेन। आप देखो ना कि पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि उनकी ही धरती के अंदर अमेरिका की शील कमांडो आती है, एक ऑपरेशन करती है और ऑपरेशन करके वापस चले जाती है। आपने शील का नाम सुना जो उनकी एक नेवी कमांडो है, लेकिन एक्चुअल में इस पूरे ऑपरेशन को जिसने सक्सेस किया उसमें सबसे अहम रोल रहा है CIA का। एड फंडिंग से जिंदा रहने वाला पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है भाई। तो 1 जनवरी 1948 को पाकिस्तान ने भी अपनी एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस बना दी भाई, ISI। अगर आप इनका काम देखो, इनके तरीके देखो, इनका दुनिया में सिर्फ एक ही काम, टेररिज्म को सपोर्ट करना, नए नए टेररिज्म ग्रुप को खड़ा करना, ठीक है, एड फंडिंग में जिंदा रहना। अगर आप पाकिस्तान का बेस्ट ऑपरेशन पूछो तो मैं आपको बोलूंगा भाई ISI का, कि जब USA और USSR का वॉर चल रहा था तो सबसे अहम भूमिका निभाई इस ISI ने। पहली बार अफगानिस्तान की धरती में अगर दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार करे तो यही वो ISI था यार। इसी ISI की वजह से आपको पता है दुनिया की सबसे पावरफुल देश USSR बैकफुट में चला गया। 13 मार्च 1954 को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी का जन्म हुआ, KGP का। 1991 तक जब तक KGP खत्म नहीं हुई तो KGP ने पूरी दुनिया में रूल किया यार, ऑल ओवर वर्ल्ड में। इससे पावरफुल ग्रुप दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं था। दुनिया कैसे चलनी है ये KGP डिसाइड करता था। बहुत सारे ऑपरेशंस, अगर हम बात करें तो एक छोटा सा ऑपरेशन मैं आपको बताऊंगा, आपको शॉक लगेगा। ऑपरेशन तुर्खम 1981 में। यार हिंदुस्तान और पाकिस्तान को पता ही नहीं था कि कोड ऑपरेशन तुर्खम है क्या। और आपको बहुत शॉकिंग होगा कि हम और पाकिस्तान 1981 में एक बार फिर वॉर करने वाले थे। यही KGP था जिसने पाकिस्तान तक यह मैसेज पहुंचा दिया कि हिंदुस्तान 1981 के ऊपर उसके ऊपर अटैक कर रहा है, और हमारे को यह मैसेज आया कि पाकिस्तान 1971 का बदला हमसे ले रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि सीक्रेट सर्विस की दुनिया में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से भी ज्यादा डेंजर क्या है, गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। और सोचो अगर दुनिया की कोई ऐसी स्पाई हो जो आपके प्राइम मिनिस्टर तक एक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचा दे जो आपको अंधकार के युग में ढकेल दे, तो वो सीक्रेट सर्विस कितनी खतरनाक होगी। इजराइल, मोसाद, वो कैसे पीछे रह सकता था? क्योंकि भाई जूस को अपना वर्चस्व बचाना था। देखो सारी दुनिया तो पावर के लिए लड़ रही थी, लेकिन इजराइल को अपना वजूद बचाना था। तो 1949 के अंदर मोसाद का भी जन्म होता है। और आज आपने देखा ही है यार, मैं अगर मोसाद के ऑपरेशंस की बात करूं तो हर दूसरा ऑपरेशन आपको मोसाद का मिलेगा। कहते हैं मोसाद अपने एनिमी को कभी नहीं भूलता। जब कुछ एक मिलिटेंट ने उनके खिलाड़ियों के ऊपर अटैक किया और उनके 12 खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया, तो 30 साल तक इसी मोसाद ने ऑपरेशन किया और दुनिया के हर कोने में जाकर अपने एनिमी को खत्म किया। और आज भी मोसाद के ऑपरेशंस चल रहे हैं। अगर आप देखो आज गाजा के अंदर, सीरिया के अंदर, हर जगह मोसाद एक्टिव है। अब हम आते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। 1947 के बाद यार जब पूरी दुनिया अपनी सीक्रेट सर्विस बना रही थी और इंडिया को भी समझ में आ गया था कि हमारे को भी एक एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस की जरूरत पड़ेगी। आई भी तो हमारे पास थी और वही एक्सटर्नल का भी काम कर रही थी। 1962 में चाइना के साथ हमारा एक वॉर होता है और फिर उसके 3 साल के बाद 1965 पाकिस्तान के साथ। अब इंडिया को समझ में आ गया था नहीं, अगर बाहरी ताकतों से बचना है तो हमारे को भी एक एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस की जरूरत पड़ेगी। 21 सितंबर 1968 को RNW की स्थापना होती है, रिसर्च एंड एनालाइज विंग। RNW के पहले चीफ बनते हैं रामेश्वर नाथ काउसर। और मैं आपको बताऊं कि IB से लगभग 200 से लेकर 250 एजेंट्स या ऑफिसर कहें हम, जिनको RNW में डाला जाता है और इन ऑफिसर्स को दोबारा से ट्रेन किया जाता है। और रामेश्वर नाथ काउसर क्या करते हैं, अलग अलग कॉलेजेस थे, आर्मी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, वहां से लोगों को कलेक्ट करना शुरू करते हैं जिसके अंदर अच्छी नॉलेज थी, साइबर की नॉलेज, जो अलग अलग भाषाओं में ज्ञान रखता था, जिसका फिजिकल अच्छा था, जो हिंदुस्तान से प्यार करता था। ऐसे आदमी को पूरे देश भर से चुना जाता है और इनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और इनको ट्रेनिंग देने के बाद हमारे लगभग 200 से लेकर 250 एजेंटों को हिंदुस्तान से बाहर भेजा जाता है अलग अलग देशों में। इन सब का सिर्फ एक ही काम था
कि हर उस इंफॉर्मेशन को हिंदुस्तान तक पहुंचाना जिससे हिंदुस्तान की आजादी को खतरा हो, यहाँ की आर्थिक स्थिति को खतरा हो, यहाँ के लोगों को खतरा हो, या हिंदुस्तान की धरती को खतरा हो, हर वो इंफॉर्मेशन छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान अटैक करता है 1971 में। और आपको मैं बताऊं कि तब तक हमारी RNW इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि महज 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के घुटनों पर बैठा दिया। और आपको मैं ये बताऊं, वो RNW की ही इंफॉर्मेशन थी कि 93,000 पाकिस्तानी सोल्जरों ने अपने हथियार डाल दिए। ये हमारी सीक्रेट सर्विस थी। RNW के हर एजेंट दुनिया के अलग अलग कोनों में जा चुके थे, अलग अलग आईडीज में, अलग अलग तरीके से रह रहे थे, और उन सबका एक ही काम था, हिंदुस्तान की हिफाजत। ऑपरेशन फीजी के अंदर RNW ने 12 साल के अंदर फीजी के प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दिए। यार आप एक सोचो कि एक एजेंसी ने जहां पर रबुका की गवर्नमेंट को गिराकर महेंद्र चौधरी को बैठा दिया। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस RNW ने किए, और RNW दुनिया में इतना पावरफुल बनता गया कि CIA, MI5, मोसाद, MSS, चाइना, सभी की नजरें हिंदुस्तान के ऊपर थी यार। और कोई भी देश नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर देश बने, और सबको पता था कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर परीक्षण करेगा। इनके हर एजेंट की नजर हिंदुस्तान के ऊपर थी, लेकिन हिंदुस्तान के RNW के एजेंटों ने इतना सीक्रेट तरीके से काम किया कि 1974 के अंदर स्माइलिंग बुद्धा हमारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ, और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक न्यूक्लियर पावरफुल बन के उभरा। इससे आप हिंदुस्तान के RNW के या रिसर्च एंड एनालाइज विंग की काबिलियत को जान सकते हैं, जिसने पूरी दुनिया को भनक नहीं लगने दी और हम सुपर पावर बने। पड़ोसी देश चाइना 1983 के अंदर उसने भी अपनी सीक्रेट सर्विस बनाई, MSS। और आज तक चाइना के यार सीक्रेट सर्विस के बारे में नहीं सुना होगा, उनके एजेंटों के बारे में नहीं सुना होगा। इसका यह मतलब नहीं यार कि चाइना ऑपरेशन नहीं करता। चाइना पावरफुल देश है, उसकी भी एजेंसी पावरफुल है। तो चाइना के अगर मैं ऑपरेशंस के बारे में बताऊं यार, अमेरिका को पता भी नहीं था, और चाइना की MSS ने एक साइबर वॉर किया, अमेरिका की इकोनॉमी को हिला के रख दिया। और आप कहोगे यार कि मैं हर एजेंसी की तारीफ कर रहा हूं, चाहे मैं RNW की तारीफ कर रहा हूं, मोसाद की तारीफ कर रहा हूं, CIA की तारीफ कर रहा हूं, MI6 की तारीफ कर रहा हूं, तो मैं आपको ये बताऊं यार, हर एजेंसी अपने आप में पावरफुल है। हर एजेंसी का काम करने का तरीका है। हर एजेंसी चाहती है कि उसका देश एक सुपर पावर देश बने। हर एजेंसी चाहती है कि दुनिया में सिर्फ उनके रूल्स हों। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हजारों लोग मरें, देश में युद्ध हो, हजारों लाखों लोग उस युद्ध की आग में झोंक जाएं, किसी भी एजेंसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उन्हें एक ही चीज है, उनका देश सेफ। और 1991 में USSR के टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ USSR के टुकड़े होते हैं, और आपको मैं ये बताऊं कि दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी KGB भी खत्म होती है। और महज 2 साल के बाद रशिया एक FSB नाम की सीक्रेट सर्विस निकालती है। अगर मैं आपको FSB के बारे में बताऊं तो यार, FSB के भी सीक्रेट सर्विस देखो, यूक्रेन को पता ही नहीं चला कि रशिया उनके ऊपर वॉर करने वाला है। और आज भी यूक्रेन की आधी से ज्यादा जगह रशिया ने कवर करी है, वो सिर्फ किसकी वजह से? उनकी सीक्रेट सर्विस FSB की वजह से। अब हम समझते हैं आज 2025 में कि आप कैसे सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करोगे। आप किसी भी एजेंसी को डायरेक्ट तरीके से ज्वाइन नहीं कर सकते यार। इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको उदाहरण RNW के साथ समझाता हूं। RNW ज्वाइन करने के लिए अगर आप UPSC के थ्रू निकालते हैं तो RNW क्या करती है, UPSC से IPS IAS कैडर्स को RNW के अंदर डेपुटेशंस लेती है या परमानेंट RNW के अंदर डालती है। और ऐसा नहीं है कि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से हो, या आप UPSC से हो, या आप दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो कि तभी आप RNW के अंदर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। RNW को लगता है कि यार एक लड़का है, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, उसको साइबर की बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नहीं है। RNW हो या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको RNW के साथ उदाहरण बता रहा हूँ। RNW क्या होती है, उस आदमी के ऊपर पूरा वॉच करती है, उसकी पूरी बैक हिस्ट्री को जानती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री को जानती है। आपका कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली का नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली की फैमिली का नहीं होना चाहिए, और आप एक देशभक्त होने चाहिए। आपकी अगर व्यक्तिगत कोई भी राय हो, वो सिर्फ देश के लिए होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते होंगे यार, एक सीक्रेट एजेंट के अंदर क्या खासियत होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ही जैसे होते हैं यार। एक सीक्रेट सर्विस का एजेंट कभी आपको अलग लगेगा ही नहीं। अगर वो अलग ही लग गया
तो आप तो पहचान ही लोगे ना यार ये एजेंट है। तो वो क्या होगा, वो आपके ही जैसा होगा, एक नॉर्मल इंसान होगा, आम लोगों की भीड़ में चल रहा होगा। और उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या होती है एजेंट की, वो जिस डीएनए में जाएगा ना यार वो उसी डीएनए का हो जाएगा। कैसे? एक एजेंट है, अगर वो मजदूरों के साथ बैठा होगा ना यार, काम करने वाले, आपको लगेगा अरे मजदूरी है करके, आप कभी बता ही नहीं पाओगे वो एजेंट है। अगर वो किसी साइंटिस्ट के साथ बैठा होगा ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका, आपको लगेगा यार कोई जीनियस ही है, इसका आईक्यू लेवल 140, 150, 160 का ही है। तो अगर वो किसी आर्मी पर्सन के साथ खड़ा होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके कपड़े पहनने का तरीका, आपको लगेगा यार ये कोई आर्मी पर्सन नहीं है। एक नॉर्मल अगर किसी पिक्चरों में काम कर रहा होगा, कोई कॉमेडी कर रहा होगा, कोई स्टेज पर शो कर रहा होगा, आपको लगेगा यार ये तो जीनियस आर्टिस्ट है। तो एक एजेंट को हर चीज पर महारत हासिल की जाती है, क्योंकि एक एजेंट अपने जीवन में क्या है, सिर्फ एक ही बार गलती करता है यार। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि दोबारा गलती करने के लिए वो जीवित ही नहीं बचेगा। सीक्रेट सर्विस का काम करने का तरीका, उनके स्ट्रक्चर्स, हर आदमी को कंफ्यूज होता है कि भाई ये सीक्रेट सर्विस की दुनिया है क्या, कौन लोग हैं, कैसे काम करते हैं, किसको रिपोर्ट देते हैं। अगर आपने पुलिस फोर्स भी देखी हो, एक कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को रिपोर्ट देता है, हेड कांस्टेबल एएसआई को, एएसआई एसआई को, एसआई इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर डीएसपी को, डीएसपी एसपी को, एसपी डीआईजी, आईजी देन डीजी को। सेम सबका प्रोसीजर है, हर डिपार्टमेंट का प्रोसीजर है। लेकिन दुनिया की सीक्रेट सर्विस, सीआईए, आईएसआई, मोसाद, आरएनडब्ल्यू, किसको रिपोर्ट देते हैं, कैसे होते हैं उनके एजेंट, ये काम कैसे करते हैं। तो मैं आपको उनके स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करूंगा। किसी भी एक एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दुनिया की सारी एजेंसी को समझ जाओगे। कोई भी एजेंसी अपने एजेंट्स को किसी भी देश में भेजती है, दो तरीके से भेजती है। पहला क्या है, एज ए डिप्लोमेट तरीके से। अब डिप्लोमेट तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे, कि हर देश के दूसरे देशों के अंदर अपनी एम्बेसी होती है, जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं, क्लर्क से लेकर, कुक से लेकर, सफाई कर्मचारी से लेकर ऑफिसर्स। तो कोई भी देश क्या होता है, एक डिप्लोमेट तरीके से। फॉर एग्जांपल सीआईए हिंदुस्तान की धरती में अपने 10 एजेंट भेजती है, 10 में से 3 को क्या बना देगी, एम्बेसी के अंदर उनके ड्राइवर होंगे, क्लर्क होंगे, कोई खाना बनाने वाला होगा, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर पर होंगे। लेकिन उनकी असली आइडेंटिटी क्या होगी, वो एक एजेंट है, लेकिन डिप्लोमेट पासपोर्ट पर क्या आएंगे या डिप्लोमेट तरीके से क्या आएंगे, एम्बेसी में काम करने के लिए। उनका एक ही काम होगा, हिंदुस्तान के अंदर इंडिया के ऊपर नजर रखना। सब देशों का सेम प्रोसीजर है। अब आप बोलोगे कि ये तो समझ गए कि जाने का तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, एक इलीगल तरीके से जाते हैं। सपोज करो पाकिस्तान को अफगानिस्तान में ऑपरेशन करना है, या अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करना है, ये तरीका होता है इलीगल तरीका। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर सपोज करो कि मुझे पाकिस्तान के अंदर एंटर करना है जम्मू के एक बॉर्डर से, तो मैं क्या करूंगा कि पाकिस्तान का पूरा ध्यान क्या करूंगा, पंजाब बॉर्डर पर लगा दूंगा। मेरी बात समझे, पंजाब बॉर्डर में कुछ ना कुछ हरकत होगी तो पूरा पाकिस्तान कहाँ एक्टिव हो जाएगा, पंजाब बॉर्डर पर। लेकिन मेरा असली मकसद क्या होगा, जेएनके से एंटर करना। मेरा ध्यान पूरा डाइवर्ट मैं यहाँ करूंगा, लेकिन मकसद कहीं और से होगा। ये होता है इलीगल तरीका। एजेंट्स इलीगल तरीके से भी किसी देश के अंदर एंटर करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। आपने बहुत सारे इंसिडेंट सुने होंगे हमारे देश के अंदर भी। आईएसआई के कितने एजेंट आते हैं, आप हर रोज देखते हो कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर में मारे जाते हैं। ठीक है, सेम उनका इन्फिल्ट्रेशन का तरीका होता है मेरे भाई। तो ये हर देश के अलग अलग तरीके होते हैं, दो तरीके, दोनों में से कौन सा देश किस तरीकों को यूज करता है और क्यों करता है। कि किसी भी एजेंसी के कोड्स क्या होते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी एजेंसी चलती है वो कोड पर चलती है भाई। हर एजेंसी के कोड होते हैं, नाम किसी के नहीं होते। मैं आपको एक पहला कोड समझाने की कोशिश करता हूँ, स्पैरो। अगर किसी देश का ये कोड है स्पैरो, फॉर एग्जांपल सीआईए का एक एजेंट पाकिस्तान गया और वो क्या करता है, ये ऑफिसर है, ये मेन हैंडलर है। हैंडलर क्या है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, हैंडलर के ऊपर हम डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। और वो अपना एक एजेंट बनाता है जिसका नाम रखता है कोड स्पैरो। स्पैरो क्या होगा, पाकिस्तान का कोई नागरिक होगा यार, वहीं का कोई मूल निवासी होगा। उसका सिर्फ एक ही काम है, अपने हैंडलर तक पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन पहुंचाना। कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है, कोई बैंक में काम करने वाला कर्मचारी भी हो सकता है, ठीक है, एक आम नागरिक भी हो सकता है। उसका काम है छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को अपने हैंडलर तक पहुंचाना। जो ये स्पैरो कोड होता है, ये डायरेक्ट क्या होता है, एजेंसी से नहीं जुड़ा होता। सपोज पाकिस्तान का नागरिक है तो वो सीआईए से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। उसका सिर्फ एक ही काम है, जो उसका हैंडलर है, उस हैंडलर को इंफॉर्मेशन देना। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इंफॉर्मेशन के साथ ये हो सकता है कुछ एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी पकड़ाए। इस कोड को हम बोलते हैं स्पैरो।
सेकंड कोड के ऊपर हम आते हैं एसेट। आपने बहुत बारी सुना होगा यार पिक्चरों में, एसेट, वो मेरा एसेट है, ये मेरा एसेट है, ठीक है। ये कोड क्या होता है? जैसे मैंने आपको बता दिया, सेम पाकिस्तान के अंदर सीआईए का एक हैंडलर है जो एम्बेसी में रहता है। वो क्या करता है, कैसे भी करके पाकिस्तान आर्मी के एक जवान तक पहुंच जाता है या एक ऑफिसर तक पहुंच जाता है, उसको अपना एजेंट बना लेता है। एग्जाम्पल, इस आदमी को बोलते हैं एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है। ये जो कोड एसेट उसको दिया जाता है जो एक सही जगह पर हो, या वो किसी आर्मी के अंदर होगा या किसी पॉलिटिकल विंग को कनेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं या उनकी पार्टी का कोई आदमी है, तो एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो उस विभाग की सटीक इंफॉर्मेशन दे सकता है। अगर सपोज करो कि पाकिस्तान आर्मी की इंफॉर्मेशन तो यार पाकिस्तान आर्मी का कोई जवान, कोई ऑफिसर, वही लोग दे सकते हैं। तो एसेट जो कोड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी इंफॉर्मेशन को बहुत वैल्यू दिया जाता है। इसका भी काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन अपने हैंडलर तक पहुंचाना। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर हम ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि एक अच्छे पद पर होते हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, एक अच्छे ओहदे पर होते हैं, इनके पास बहुत ऊपर लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, तो इन्हें एसेट बोला जाता है। तीसरे कोड के ऊपर हम आते हैं स्लीपर सेल। आपने बहुत सारी पिक्चरों के अंदर देखा होगा यार, स्लीपर सेल, स्लीपर सेल, ठीक है। इंडिया के अंदर भी बहुत पिक्चरें बनी है आजकल, सब बोलते थे स्लीपर सेल। मैं आपको इस कोड को समझाने की कोशिश करता हूँ। स्लीपर सेल क्या होता है? होता क्या है कि सपोज करो पाकिस्तान का कोई आदमी, मतलब पाकिस्तान का हैंडलर सिंह इंडिया में पाकिस्तान एम्बेसी में रह रहा है। ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे आदमियों को टारगेट करते हैं, जैसे JNK के जो भोले भाले लड़के हैं उनको आज़ादी के नाम पर भड़काना, या पाकिस्तान की धरती में कुछ बेरोजगार लोग हैं उनको पैसों का लालच देना किसी भी तरीके से। और उन लोगों को क्या करते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। तो ध्यान रखना, जो भी स्लीपर सेल होगा वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मिलिट्री ट्रेंड होगा। तो उन लोगों को इकट्ठा करके उनको क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं। इनको सिर्फ एक ही ट्रेनिंग होती है, इनको इन्फॉर्मेशन की ट्रेनिंग नहीं होती। इनका काम होता है मारना, मरना, धमाके करना, आतंकवाद फैलाना। फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान की धरती में 10 लड़के ट्रेन करें, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर से लिए हुए लड़के हों या पाकिस्तान की धरती के लड़के हों, और ये लोग इंडिया आते हैं इलीगल तरीके से। जो मैंने आपको तरीका सेकंड बताया, फर्स्ट तरीके से नहीं आएंगे, डिप्लोमेट तरीके से नहीं आएंगे। ये बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान की धरती में आते हैं। और पाकिस्तान क्या करता है, इन लोगों को कुछ पैसा देकर बिजनेस खुलवा देता है। किसी ने मोबाइल की दुकान खोली हो, किसी ने कपड़े की दुकान खोली हो, ये नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान का जो हैंडलर होगा या पाकिस्तान आर्मी होगी, इनसे 2 साल तक 3 साल तक कोई काम नहीं लेगी। ये नॉर्मल तरीके से जीवन बिता रहे होंगे, नॉर्मल तरीके से आपके साथ होंगे, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि एक स्लीपर सेल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा होगा। पाकिस्तान का कोई ना कोई हैंडलर कंटिन्यू इनके ऊपर नजर रख रहा होगा, चाहे इनको खुद नहीं पता होगा। और बीच बीच में क्या होता है, जब पाकिस्तान को लगता है कि यार नहीं, आज बहुत टाइम हो गया, मैंने अपने स्लीपर सेल से काम नहीं लिया, इनको एक बार दोबारा अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड कैसे? जैसे आप अपने मोबाइल को अपग्रेड करते हो, नए सॉफ्टवेयर डालते हो, तो पाकिस्तान को भी पता है, ISI को भी पता है कि इंडियन आर्मी के पास नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो ऑपरेशंस नई तरीके से करते हैं। तो इन स्लीपर सेल को दोबारा पाकिस्तान की धरती में ले जाकर या किसी भी ऐसी जगह पर ले जाकर जहां पर इनको ट्रेंड किया जा सके, फिर इनको दोबारा न्यू ट्रेनिंग दी जाती है और दोबारा अपग्रेड किया जाता है। और जब भी इन स्लीपर सेल से काम निकलवाना हो, इन्हें एक्टिवेट किया जाता है। इनका एक ही काम होता है, लोगों को मारना, आतंक फैलाना, नुकसान पहुंचाना, किसी भी तरीके से उस देश को डिस्टर्ब करना। स्लीपर सेल, ये वो कोड होते हैं। हम चौथे नंबर कोड के ऊपर आते हैं जिसका नाम है कट ऑफ। दुनिया की कोई भी एजेंसी ये कोड किसको देती है? फिर दोबारा आता हूं उदाहरण के साथ। पाकिस्तान के अंदर CIA का एक हैंडलर है जो पाकिस्तान एम्बेसी में रह रहा है। उसे क्या है, अपने एसर तक एक मैसेज पहुंचाना है या अपने स्पैरो तक एक मैसेज पहुंचाना है। तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि CIA एक्टिव है तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, एक्टिव ISI भी है, MI5 भी है, RNW भी है, तो भी कंटिन्यू नजर रखती है किसके ऊपर, हर एजेंसी के ऊपर। यहाँ पर क्या होता है, जो कोड कट ऑफ होता है, इसका काम क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना। ये हैंडलर की इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, एसेट तक पहुंचाएगा। ये उसी देश के नॉर्मल नागरिक होते हैं जो आम होते हैं, इनका कोई एजेंसी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, ये किसी भी एजेंसी से कोई कनेक्शन नहीं होता, ये डायरेक्ट एजेंसी से नहीं जुड़े होते, ये कुछ पैसों के लिए काम करते हैं, या कुछ हो सकता है कि बदले की भावना से। सपोज करो कि कोई पाकिस्तान का नागरिक है जो पाकिस्तान की आर्मी से प्यार नहीं करता, तो पूरी पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान की आर्मी से प्यार नहीं करते, आपको पता ही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इन्हीं में से कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने बदले के लिए भी काम करते हैं। बस इनका एक ही काम है, एक इंफॉर्मेशन को दूसरी तक पहुंचाना। इससे क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस बना रहता है किसके बीच में, हैंडलर के बीच में और उनके एजेंटों के बीच में, चाहे वो स्पैरो हो चाहे एसेट।
इसको बोलते हैं कट ऑफ। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यार। हम कोड नंबर 5 में आते हैं, इल्यूजनिस्ट। यार ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एजेंसी के लिए। ये कोड जिस भी एजेंट को दिया जाता है वो एक बहरूपिया होता है यार। उसका काम होता है बार बार किसी देश के अंदर घुसना, अपनी पहचान को बदलना। जैसे चाइना का कोई भी एक एजेंट हिंदुस्तान में आता है एक बिजनेसमैन बनकर, और बिजनेसमैन बनकर यहाँ आराम से अपना एक बिजनेस खोलता है, दुकान खोलता है, एक नई आइडेंटिटी में ढल जाता है, और यहाँ से उसको जो भी इंफॉर्मेशन लेना हो या इंडिया के अंदर जो भी नुकसान करना हो वो नुकसान करके वापस चाइना चला जाता है। फिर वो दोबारा दूसरे देश के अंदर जाएगा और दोबारा अपनी पहचान को चेंज करेगा। तो ये महारत हासिल करते हैं, इनको बहुत महारत हासिल होती है। बॉर्डर को कैसे क्रॉस किया जाता है, कैसे बार बार अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया जाता है, उस देश को नुकसान पहुंचाया जाता है, अपने देश को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उस देश से कैसे इंफॉर्मेशन अपने देश के अंदर लाया जाए, ये इस कोड का काम है। हम कोड नंबर 6 में आते हैं, एनओसी, नॉन ऑफिशियल कवर एजेंट। ये क्या होता है? ये जो भी एजेंट होते हैं ये उसी देश के होते हैं, इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता हमारे देश के साथ या किसी दूसरे देश के साथ। इनका सिर्फ एक ही काम है, उस देश के अंदर वर्क करना। अगर ये पकड़े भी गए तो उस देश की गवर्नमेंट कभी कनेक्शन ही नहीं बता पाती कि ये स्पाई भी थे। तो किसी भी देश के लिए इनका क्या है कि अगर कोई भी सपोज करो कि हम लोगों का अभी एक एजेंट है पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान का एक एजेंट है इंडिया के अंदर, या हमारा एक एजेंट पाकिस्तान के अंदर पकड़ा जाता है जो पाकिस्तान का ही नागरिक है, जिसको एनओसी कोड दिया है 9, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी एजेंसी के साथ नहीं बता पाएगी। तो इस कोड का एक ही बेनिफिट है कि वो देश आपके देश के ऊपर कभी ब्लेम नहीं कर पाएगा। तो जिनको ये कोड दिया जाता है, जब भी ये लोग पकड़े जाते हैं, देश की गवर्नमेंट को इनके ऊपर शक हो जाए, तो जो भी हैंडलर होते हैं वो क्या होते हैं, इनके साथ कनेक्शन को तोड़ दिया जाता है। और क्योंकि डायरेक्ट नॉक तो हैंडलर को नहीं जानेगा, क्योंकि बीच का जो कट ऑफ काम कर रहा था, जैसे आप समझ गए, ये एक इंपॉर्टेंट कोड है ये भी। अब हम आते हैं कोड नंबर 7, हैंडलर। बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। जैसे आपको समझ ही गए कि हैंडलर किसको मिला होगा। ये जो भी कोड होगा ये डायरेक्ट उस देश का एक ऑफिसर होता है, वहाँ की सीक्रेट सर्विसेज का, चाहे वो CIA का हो, FSB का हो, मोसाद का हो, ये डिप्लोमेट पासपोर्ट पर गया हो या डिप्लोमेट तरीके से गया हो, इनडायरेक्ट तरीके से गया हो, किसी भी तरीके से अगर किसी भी देश में रह रहा है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होता है? अपनी देश की एजेंसी के साथ होता है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडलर एक वो इंपॉर्टेंट आदमी है जो हर जगह की इंफॉर्मेशन को या हर जगह के ऑपरेशंस को अपने देश की एजेंसी तक पहुंचाते हैं। ये डायरेक्ट अपने देश के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, अगर ये कभी भी पकड़े जाएं, अगर ऑफिशियली गए हों, तो वो देश डायरेक्ट इनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। अगर सपोज करो डिप्लोमेट पासपोर्ट पर चाइना का एक ऑफिसर MSS का उस टाइम पाकिस्तान के अंदर रह रहा हो, और पाकिस्तान आर्मी को या पाकिस्तान ISI को पता चल जाता है यार कि ये जो एम्बेसी के अंदर रह रहा है किसी भी तरीके से, ये इनका कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है भाई, ये MSS का एक एजेंट है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको अरेस्ट नहीं कर सकती भाई। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करेगी? चाइना गवर्नमेंट को बोलेगी कि भाई आप इस आदमी को विड्रॉल करो, इसकी वजह से हमारे देश के अंदर अशांति हो रही है। लेकिन डायरेक्ट तरीके से आप हैंडलर को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हैंडलर की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे स्पैरो, एसेट, स्लीपर सेल, सबको क्या करता है? यही हैंडलर ऑब्जर्वेशन करता है और हर इंफॉर्मेशन को हैंडलर के थ्रू उस देश तक पहुंचती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जितने भी कोड सुने, उन कोडों को हम सब साइड करते हैं। अब हम आते हैं फील्ड एजेंट के अंदर। फील्ड एजेंट वो है जो किसी भी देश के अंदर जाके वहाँ की हिस्ट्री बदल सकता है। एक फील्ड एजेंट के भाई 3 ही टारगेट होते हैं, एक बहुत बड़ा लीडर, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा देश। बिल्कुल सही समझे आप। एक बहुत बड़े लीडर को मारना है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना है, एक देश को ही ख़त्म करना है। एक फील्ड एजेंट दुनिया की हर ट्रेनिंग लिया हुआ, हर हथियारों में महारत हासिल, कोविड ऑपरेशन के अंदर महारत हासिल, कैसे आर्मी ऑपरेशंस करती है, कैसे गोरिल्ला वॉर किए जाते हैं, कैसे काउंटर ऑपरेशंस किए जाते हैं, इनको सब की ट्रेनिंग दी जाती है। और जो भी ये फील्ड एजेंट होते हैं ये 100% मिलिट्री से ट्रेंड होते हैं। मिलिट्री की अपर ट्रेनिंग यार, स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग, मतलब आपको जितना भी, अगर आपने बॉन्ड की पिक्चरें देखी हैं, सब में इनको महारत हासिल होती है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत पता है, जब भी ये किसी देश के अंदर ऑपरेशंस करते हैं, अगर एक फील्ड एजेंट पकड़ा जाता है तो 100% वो देश उसे डेथ पेनल्टी देगा। इसमें एक ही चीज़ है कि ये जिस देश के एजेंट होते हैं वो देश कभी भी इन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। ये सिर्फ हमारा ही देश नहीं करेगा, ये दुनिया के हर देश का रूल है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
जैसे अगर आपने सुना हो कि आज के टाइम में एक अननोन आदमी दुनिया के हर उस आदमी को किल कर रहा है जो हिंदुस्तान को थ्रेट कर रहा है। हो सकता है कि वो कोई फील्ड एजेंट हो, हमारा ही नहीं, किसी भी देश का फील्ड एजेंट। कि एक आतंकवादी जो होता है जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा हो। एक आतंकवादी ने अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाया, उनकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दी भाई। एक आतंकवादी ने इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया, उनके बहुत सारे लोगों को मारा, कभी उनके प्लेन हाईजैक किया, कभी उनके प्लेयर्स के ऊपर अटैक किया, कभी उनकी आर्मी के ऊपर अटैक किया। एक आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तो एक फील्ड एजेंट का काम है हर उस आदमी को खत्म करना दुनिया के उस कोने पर जाकर जो मानवता के लिए हानिकारक है। अब हम आते हैं एक ऐसे कोट के ऊपर जो आज तक शायद ही किसी ने सुना हो। बहुत कम लोग होंगे दुनिया में, मैं बोलता हूँ सिर्फ 1% लोग होंगे जिन्होंने इस कोट का नाम सुना हो, और इस कोट का नाम है घोस्ट। घोस्ट जिसको भी कोड मिल गया तो समझ लो कि वो किलर मशीन है। 007 आपने बॉन्ड सुना है ना, बॉन्ड से भी ऊपर। बॉन्ड को तो आप जानते हो, घोस्ट को तो आप दुनिया में कभी जान ही नहीं पाओगे कि घोस्ट कोड किसको मिला। कुछ एक कोड्स का नाम बताता हूं जिनको आप समझने की कोशिश करोगे और आप समझ जाओगे कि ये एजेंट दुनिया के अंदर कितने खतरनाक होते हैं। घोस्ट का पहला कोड नो फेस, समझ गए, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं यार, जिसका कभी चेहरा ही नहीं है। इसका सिर्फ एक ही काम है, दुनिया के अंदर जाना और हर उस दुश्मन को खत्म करना जो उसके लिए देश के हित के लिए सही नहीं है, चाहे किसी देश का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। दुनिया में नो फेस का चेहरा कोई देख ही नहीं पाएगा। घोस्ट का सेकंड कोड शैडो, परछाई, अंधेरे के अंदर जाके और सुबह अर्ली मॉर्निंग से पहले अपने दुश्मनों को खत्म करना। इसको महारत हासिल होती है अंधेरे में काम करने की। इसका एक और काम है शैडो का, 2 टास्क, या तो बहुत बड़े आदमी को सेव करना या बहुत बड़े आदमी को किलिंग करना। बहुत बड़े आदमी को सेव कैसे करना, आप कोशिश करना अगर शैडो आपकी हिफाजत कर रहा है तो जीवन में आपसे जितना दूर रहेगा आप उतने सेफ हो। तो ये समझ लो कि शैडो आपसे दूर है तो आपका एनिमी आपसे दूर है। शैडो जैसे जैसे नजदीक आएगा तो इसका मतलब आपका एनिमी आपके नजदीक पहुंच रहा है। तो तब तक आप जीवन में सेफ हो जब तक आपका शैडो आपसे दूर है। घोस्ट का कोड 3 ब्लैक आइस, काली बर्फ। बिल्कुल सही समझे आप, दुश्मन को खत्म करना, एविडेंस भी नहीं छोड़ना। ब्लैक आइस क्यों पता है, बर्फ का चाकू अगर किसी को मार दोगे तो निशान तो आपने अभी खत्म हो जाएगा ना यार। तो इसका एक ही काम है, जब भी ये अपने एनिमी को खत्म करता है कभी कोई एविडेंस नहीं छोड़ता। और दूसरी चीज, हमेशा इसके पास एक गवर्नमेंट का बैकअप होता है। ये दुनिया के जिस भी गवर्नमेंट का कोड होगा तो इसके पास बैकअप 100% होता है, क्योंकि इसका जो टारगेट होता है वो बहुत बड़ा होता है यार। विंड मेकर, समझ गए आप, बिल्कुल नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। किसी भी ऑपरेशन के बाद कुछ वक्त के लिए गायब हो जाना। बिल्कुल, एक टारगेट खत्म किया, कुछ टाइम तक अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन एजेंसी के बहुत कम ही लोग इसको जानते हैं यार। अगर सपोज करो कि सीआईए का कोई कोड विंड मेकर है तो ऐसा नहीं है कि पूरे सीआईए को पता होगा, 1 या 2 आदमी को ही पता होगा इस कोड का कि वो जो बंदा है उसका कोड है विंड मेकर। अपनी ही एजेंसी के बहुत सारे लोग भी इसे नहीं जानते। नेक्स्ट कोड क्लीनर, समझ गए, क्लीनर यार, सफाई करना। कोई भी ऑपरेशंस के बाद इसका काम होता है एविडेंस को खत्म करना। सपोज करो कि नो फेस ने एक ऑपरेशन किया यूएस की धरती में, तो क्लीनर का काम है उस एविडेंस को खत्म करना। अगर कोई भी एविडेंस छूट गया, इसका कोड होता है एविडेंस को खत्म करना और खुद गायब हो जाना और हमेशा गवर्नमेंट के टच पर रहना। घोस्ट का नेक्स्ट कोड साइलेंट ड्रैगन। अगर ये कोड किसी के पास है तो समझो उसका एक ही काम है, बहुत बड़े लेवल के आदमियों का हत्याएं करना, बड़े पॉलिटिकल किलिंग करना, ठीक है। लेकिन जब इतना बड़ा काम कर रहा है ये कोड, तो हो सकता है कुछ एक एविडेंस छूट जाते हैं, और वो एविडेंस क्या हो सकता है, डायरेक्ट आपके देश तक पहुंच जाए, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर दें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लीनर का काम था उन एविडेंस को खत्म करना। और साइलेंट ड्रैगन के बारे में और छोटी सी चीज, आपने सुना है कि इस देश में बहुत बारी अलग अलग बातें उड़ती हैं। कुछ लोग कहते हैं यार कि हमारे देश के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे होमी बाबा, वो एक प्लेन क्रैश में मारे गए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई ब्लास्ट हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं फ्यूल टैंक पर ब्लास्ट हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं मिसाइल से अटैक हुआ था, कुछ बोलते हैं कि नहीं एक नेचुरल डेथ थी। तो मैं बोलता हूं कि जिसने भी ये किया वो सीआईए का कौन था, साइलेंट ड्रैगन।
बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को खत्म करना। आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ को क्या है, एक मिस्ट्री माना जाता है। सेम ये काम क्या है, साइलेंट ड्रैगन का। लेकिन एविडेंस को कौन खत्म करेगा? कोर्ट क्लीनर। नेक्स्ट कोर्ट नाइट स्टॉकर, गोश्त का वो कोर्ट। इसका काम नहीं है किलिंग करना, इसका काम है सिर्फ नजर रखना हाईली टारगेट के ऊपर। ये नॉर्मल चीजों पर नजर नहीं रखे गए हैं, ये बहुत हाईली प्रोफाइल टारगेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल के लिए पाकिस्तान के अंदर हाईली प्रोफाइल टारगेट कौन है इस टाइम? मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, ISI चीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान। तो उनके ऊपर अगर जो भी नजर रख रहा होगा कंटिन्यू, तो सेम कोड। डर किसके साथ टच में होता है? अपनी देश की सीक्रेट सर्विस के साथ टच में होता है। और ये जितने भी कोड मैंने आपको गोश्त के बताए, लेकिन 99.9% ये कभी पकड़े नहीं जाते। और इन कोडों के अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये इतने सीक्रेट कोड होते हैं कि जैसे आपको मैंने नो फेस बताया था, नो फेस क्या होगा? हजारों हत्याएं करने के बाद, कई मिशंस करने के बाद आपके देश के अंदर एक आम नागरिक के तौर पर रह रहा होगा। एक आम इंसान तो बहुत दूर की बात है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर भी इस कोड को नहीं जानते होंगे। यार आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद एक आदमी आप ही के बीच में रह रहा होगा। वो नो फेस हो सकता है, शैडो हो सकता है, साइलेंट ड्रैगन हो सकता है, जिनके बारे में दुनिया कभी नहीं जानती। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, और वो इतिहास के पन्ने कभी पढ़े भी नहीं जाते, क्योंकि वो किताब एक सीक्रेट सर्विसेज की किताब होती है। जिसका नाम ही सीक्रेट सर्विसेज की किताब हो तो कभी बाहर ही नहीं निकलती। तो आपको ये लग रहा होगा कि यार मैं आज के वीडियो में ये सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों मैंने आपको महाभारत से लेकर आज की सीक्रेट सर्विस नो फेस तक बताया? सिर्फ इसलिए कि आपकी, हमारी, हमारे परिवार की, इस देश की सुरक्षा के लिए एक आदमी एक अनजान कोर्ट के साथ पूरा जीवन बिता देता है। दुश्मन मुल्क में रहता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप सेफ्टी से रहो, हमारा देश सही सलामत रहे, हमारा झंडा हमेशा लहराते रहे। वो अपना सर्वोच्च बलिदान तक दे देता है यार, और आप कभी उसके बारे में जान भी नहीं पाते। आप खुद महसूस करो कि जब आप कभी रोड पर जाते हो यार, आप किसी बुजुर्ग की हेल्प करते हो या किसी गरीब आदमी की हेल्प करते हो, आपको कितना सुकून मिलता है। आपको दिल को लगता है यार कि मैंने आज क्या काम किया, किसी की मदद करी, आपको इतना सुकून मिला। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कल आप इस देश के सीक्रेट सर्विस का हिस्सा बनो, इंडियन आर्मी का हिस्सा बनो, आर्मी का हिस्सा बनो, नेवी का, एयरफोर्स का, और आप बॉर्डर में रह के या LOC पार करके 147 करोड़ लोगों की हिफाजत कर रहे होंगे। आपको कितना सुकून मिलेगा ये महसूस करना। सिर्फ एक ही चीज याद रखना, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इस झंडे से ऊपर कुछ भी नहीं होता, ना मैं ना आप।